नमस्कार दोस्तों और गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी, थम्बा थम्बा। तो अब ज़्यादा बात ना करते हुए आज मैं आपको कक्षा 10वीं जो एग्ज़ाम अपने लगने वाली है मार्च 2022 में, उसका जो एक्सीलेंट का फर्स्ट मॉडल पेपर है यानी डैश वर्क, उसका फर्स्ट मॉडल पेपर मैं आपको हल करवाने जा रहा हूँ। और आपके अपने यूट्यूब चैनल LOKESHI लोकेश सर अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अन्यथा डिसलाइक कर दें। अब देखिए, आपको मैं प्रश्न बता देता हूँ, ये देखिए। और आपका इसमें पहला प्रश्न है, परिमेय संख्या 129/2 की घात 5, 5 की घात 7 गुणा 5 की घात 7 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। देखो, आपका प्रश्न दे रखा है इसने पहला कि 129/2 की घात 5 गुणा 5 की घात 7 गुणा 5 की घात 7 का दशमलव प्रसार जो होगा, जो कैसा होगा, यानी शांत होगा या अशांत होगा। ठीक है, देखो, यदि मान लो कोई, मैंने अभी पहले भी आपको बताया था पिछले वीडियो में कि दशमलव प्रसार ज्ञात कैसे किया जाता है, किस आधार पर शांत हो सकता है और किस आधार पर नहीं हो सकता है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि यदि कोई भिन्न हो, यदि कोई भिन्न है, भिन्न के रूप में दशमलव प्रसार हम ज्ञात कर सकते हैं। तो भिन्न होती है, तो भिन्न किसके रूप में होती है? P/Q के रूप में, P/Q के रूप में होती है वो भिन्न। तो यानी P उसका क्या होता है? अंश होता है, और Q क्या होता है उसका? हर। यदि उस भिन्न के हर को 2 की घात n या 2 की घात n या 5 की घात n का रूप अगर दे सकते हैं अपन, तो वह जो परिमेय होगी या जो भिन्न होगी वो शांत होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो अब देखो, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है भाई, 129/2 की घात 5 और 5 की घात 7 इंटू 5 की घात 7 दे रखी। लेकिन इसमें समस्या कहाँ कर दी कि इसने 5 की घात है जो 2 बार दे दी है। इसने 5 की घात को कितने बार दे दी है? 2 बार दे दी है। इसलिए यह जो भिन्न होगी ना, ये भिन्न होगी, वो कैसी भिन्न होगी? अशांत भिन्न होगी, क्योंकि 2 की घात n और 5 की घात n का रूप ही नहीं ले रही है। क्योंकि इसने तो 2 की घात n ही बना दी, 5 की घात n ही बना दी, किंतु दोबारा से 5 की घात क्या लिख दी? n लिख दी है। इसलिए चूंकि 129/2 की घात 5 गुणा 5 की घात 7 गुणा 5 की घात 7 एक अशांत आवृत्ति वाली भिन्न है, अशांत आवृत्ति वाली भिन्न। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यानी 129/2 की घात 5 गुणा 5 की घात 7 गुणा 5 की घात 7 का दशमलव प्रसार क्या हो? तो मैंने बताया कि भिन्न होती है P/Q के रूप में होती है, यानी अंश और हर का रूप होती है। यदि हर को मैं 2 की घात n और 5 की घात n का रूप दे सकता हूँ तो वो भिन्न हो जाएगी, शांत। किंतु इसने तो हर को जो 2 की घात 5 भी दे रखी है, 5 की घात 7 दे रखी है, यहाँ तक ठीक था। लेकिन इन्होंने क्या किया, 5 की घात 7 दोबारा लिख दी है, तो ये भिन्न अब इस कारण क्या हो गई? अशांत हो गई है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखो, इसके बाद इन्होंने दूसरा प्रश्न दे रखा है कि निम्न में से एक द्विघात बहुपद नहीं है। देखो, इसने आपको प्रश्न दे रखा है ऑप्शन ए, सॉरी इससे पहले मैं प्रश्न लिख देता हूँ आपको यहाँ पे। देखो, इन्होंने प्रश्न दे रखा है, निम्न में से एक द्विघात बहुपद नहीं है। ठीक है, तो देखो, इन्होंने आपको पहला ऑप्शन जो दे रखा है वो दे रखा है x²
दूसरा दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4, और जो तीसरे नंबर पर दे रखा है इन्होंने वो दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 4, ये दे रखा है। और जो आपको पांचवा इसने दे रखा है, जो चौथा ऑप्शन दे रखा है डी, वो दे रखा है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x और -1। ठीक है, देखो इसने ये आपको चारों ऑप्शन दे रखे हैं। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जो एक द्विघात बहुपद होता है, एक द्विघात बहुपद होता है, वो किसके रूप में होता है? ax स्क्वायर प्लस अथवा माइनस bx माइनस अथवा प्लस c बराबर 0 के रूप में। यानी ऐसा बहुपद जिसमें चाहे ax स्क्वायर का माना जाए, bx का जाए, चाहे c का जाए, लेकिन उस बहुपद में या उस समीकरण में जो चर राशि होगी, जो कौन सी राशि होगी? चर राशि। कैसी राशि? चर राशि। इसकी घात केवल और केवल कितनी होनी चाहिए? 2। जो चर राशि होगी उसकी घात केवल और केवल कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। केवल और केवल कितनी होनी चाहिए? 2। तो देखो x की घात 2 है तो ये भी हमारा सही है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 है यानी इसकी भी घात 2 है, ये भी हमारा है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 है, इसकी भी घात कितनी है? 2, यानी ये भी हमारा द्विघात है। लेकिन इसमें 3x स्क्वायर तो है, लेकिन x की घात कितनी बना दी? 3, इसलिए यह एक द्विघात बहुपद नहीं होगा। आगे बात समझ में आ गई ना कि x सिर्फ चर राशि की घात केवल और केवल कितनी होनी चाहिए? 2। अब इसमें तो घात कितनी बना दी है? 3 बना दी, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? ओरिजिनल आंसर। देखो इसके बाद आपका अगला प्रश्न कह रहा है ये रेखिक समीकरण युग्म x माइनस 4, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यदि आपके पास डेस्क नहीं है तो। ठीक है, ले ली। ठीक है, देखो अब आपका क्या कह रहा है कि x माइनस 4 प्लस सुकोमा x माइनस 2 को हल कीजिए। एक समीकरण दे रखा आपको, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। ले लिया? ठीक है, देखो इसके बाद अब आपसे वो क्या कर रहा है कि यहाँ से तीसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है ये कि रेखिक समीकरण युग्म है और वो कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर कितना है? 4 है। और दूसरा कह रहा है कोमा x माइनस वाई बराबर कितना है? 2। अब वो क्या कह रहा है कि इसको आप क्या कीजिए? हल कीजिए और x और y की वैल्यू ज्ञात कीजिए, यानी x और y का मान ज्ञात कीजिए। आप कोई से भी समीकरण से कर सकते हो, कोई सी विधि से कर सकते हो समीकरणों को हल करने के लिए। तो मैं कौन सी विधि से करता हूँ इसे? विलोपन विधि से। ठीक है, यानी मैं लिखता हूँ x प्लस वाई बराबर कितना? 4, और इसे दे देता हूँ समीकरण नंबर 1, और दूसरा लिखता हूँ x माइनस वाई बराबर 2 और समीकरण नंबर 2 दे दिया। अब मैं क्या लिखूँगा? समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ दिया। ठीक है, देखो जोड़ूंगा तो वापस से मुझे लिखना पड़ेगा ना भाई, वापस से भी तो लिखना पड़ेगा जोड़ूंगा तो। देखो यहाँ पे जोड़ देता हूँ मैं एक बार, यानी x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई बराबर 2। अगर मैं समीकरणों को जोड़ रहा हूँ तो मुझे चिन्ह चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। यानी ऊपर ये प्लस का है, नीचे ये माइनस का, क्या हो गया? कैंसिल हो गए। यानी x और x, कितने x दिखाई दे रहे? एक तो ये रहा गुरुजी, एक ये रहा, यानी कितने x हो गए? 2x। 4 में 2 जोड़े 6, 2 का भाग 6 में गया कितनी बार? 3 बार। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई है अपनी? 3 आ गई। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, अभी ले लिया। ठीक है, देखो इसके बाद आगे
देखो यहाँ से, अब जब x की वैल्यू हमारी आ गई है, x की वैल्यू कितनी आई थी, 3 आई थी। जब x की वैल्यू 3 आ गई है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखूँ, यानी पहला समीकरण मेरा क्या था, यानी x प्लस वाई बराबर कितना था, 4 आया था। और जो x की वैल्यू आई थी मेरी कितनी आई थी, 3 आई थी। तो x की जगह कितना रखूँगा, 3 प्लस वाई बराबर कितनी लिखूँगा, 4। अब मैं क्या कहूँगा, पक्षांतरण। तो मैं पक्षांतरण को किससे शो करता हूँ, एरो से। तो यहाँ पे लिख देता हूँ संकेत के रूप में, एरो बराबर क्या होता है, पक्षांतरण। एरो का मतलब क्या होता है, पक्षांतरण, ठीक है। तो अब मुझे 3 का पक्षांतरण करना पड़ेगा, यानी y बराबर 4। अब ये 3 इधर प्लस का था तो इस बराबर से इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, यानी y बराबर 4 में से 3 गया तो 1, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। और x की वैल्यू कितनी आई थी, 3 आई थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, भाई हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर तो सर इसमें कितना होगा कि x की वैल्यू 3 आई और y की वैल्यू 1 आई है। जबकि आपके भाई साहब जो आपकी डेस्क रखा है इसमें आपको ऑप्शन दे रखा है कि x की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू 1 है, तो ये गलत है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे आप x को काट कर y कर लेना और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, और आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो अभी। इसके बाद आपसे प्रश्न पूछ रहा है, सीधा सा है, इसके बाद आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि देखो प्रश्न की स्क्रीनशॉट ले लेना आप, कि निम्नलिखित में से देखिए आपका प्रश्न है ये रहा, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण को हल करने की एक विधि नहीं है। तो गुणनखंड विधि भी है, ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि भी है, बिल्कुल, द्विघात सूत्र विधि, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि क्या होती है, जैसे मान लो मैं आपको लिख दूं कि 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 3 है, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 है। अब इसका मतलब क्या होगा कि 3 को आप 2x स्क्वायर से गुणा करो तो कितना जाएगा, 6x स्क्वायर। यानी अब गुणा करो तो ऐसा करो कि गुणा करो जब तो 6 आने चाहिए, जोड़ो या घटाओ जो कितने आने चाहिए, 4 आने चाहिए। तो ये तो नामुमकिन है। अब इसकी जगह मैं 2 कर दूं, इसकी जगह कितना कर, सॉरी 3 और 2, हाँ चलो ठीक है 2 ही कर देता हूँ। अब गुणा करो जब 2 जोड़ो या घटाओ जो कितने आने चाहिए, 2। तो ये तो नामुमकिन हो गया कि 3 दूनी के 6 और जोड़ो या घटाओ जो 2 बचने चाहिए। तो ये तो थोड़ा अटपटांग लग रही है। तो इस प्रकार ये समीकरण थोड़ा ठीक नहीं था, लेकिन मैंने बताया कि 3 को आप 2x स्क्वायर को गुणा करो 6x स्क्वायर। अब इसके टुकड़े करने, यानी जिस विधि में अपन टुकड़े करते कौन सी विधि होती है, गुणनखंड विधि। पूर्ण वर्ग विधि, जो x स्क्वायर का गुणांक होता है उसका सभी में भाग देना, तथा जो x का गुणांक बनेगा उसके आधे का क्या करते हैं, वर्ग। तो गुणनखंड विधि में हमारा आंसर होती है, पूर्ण वर्ग विधि से में हम कर सकते हैं। द्विघात सूत्र होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटे 2a, ये हमारा क्या होता है, द्विघात सूत्र होता है। अब तो इसमें आंसर क्या हो गया, उपरोक्त से भी, ठीक है। अब देखो मेन प्रश्न आता है, इसके बाद प्रश्न को स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले लेना। देखिए ये है आपका प्रश्न, ठीक है, ले लिया। देखो समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22 का प्रथम पद और सार्वधातर क्या होगा। देखो आपको एक एपी दी गई है, समांतर श्रेणी कह दूं, समांतर श्रेणी या एपी कह सकता हूँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपको एक एपी दी गई है, कितनी है, 4, 10, 16, 22 और ऐसे ये आगे भी चलती रहती है। अब वो क्या पूछ रहा है, इसमें आपसे प्रश्न पूछ रहा है का प्रथम पद व
सार्वांतर ज्ञात करो। सार्वांतर क्या हो गया, ज्ञात करो। ठीक है, देखो किसी भी एपी की जहां से शुरुआत हो रही है, जिस समांतर श्रेणी की जो पहली संख्या आएगी वो उस श्रेणी का क्या हो जाती है, प्रथम पद। क्या हो जाती है, प्रथम पद। वापिस बोल रहा हूं, सुनना। जिस भी श्रेणी को जहां से लिखना शुरू किया जा रहा है उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद वही हो जाएगा। यानी इस श्रेणी की मैंने शुरुआत कहाँ से की है, 4 से, तो इसका प्रथम पद कौन होगा, 4। तो मैं लिख सकता हूं प्रथम पद ए बराबर कितना है, 4। कोई संदेह नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। आगे बात सुन, यानी जिस भी श्रेणी को मैं जहां से लिखना स्टार्ट करूंगा वहीं उसका प्रथम पद हो जाएगा। जिस श्रेणी को बनाने के लिए जो पहली संख्या में लिखूंगा वही इसका प्रथम पद होगा। ठीक है, अब मुझे क्या ज्ञात करना है, सार्वांतर डी, और इसे मैं डी से डिनोट करता हूं। इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। देखो वैसे तो इसके सूत्र काफी सारे होते हैं। देखिए वैसे तो इसके सूत्र काफी सारे होते हैं। जैसे कभी हम सर्वांतर ज्ञात करने के लिए एपी है या नहीं है, जब तो हम बहुत सारा सर्वांतर निकालते, तीसरे पद माइनस दूसरा पद, फिर चौथे में से तीसरा घटाते, फिर पांचवें में से चौथा घटाते, छठे में से पांचवा घटाते। लेकिन यहाँ पे तो सीधा कह रहा है सर्वांतर ज्ञात करो, यानी है एपी है। तो देखो पहले नंबर पे कौन सी संख्या आ रही है, 4। दूसरे नंबर पे कौन सी आ रही है, 10। यानी दूसरा पद तो कितना होगा, 10 होगा, और पहला पद कितना होगा, 4 होगा। यानी 10 माइनस 4, तो आपका जो सार्वांतर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आपका सार्वांतर कितना आ जाएगा, 6, और प्रथम पद कितना आ जाएगा, 4। तो आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी। कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका ऑप्शन। ठीक है, अब देखो, अब आगे प्रश्न देखते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, अभी ले लिया। ठीक है, इसके बाद आपका जो अगला प्रश्न है, इसके बाद जो आपका क्या है, अगला प्रश्न है, देखो इसके बाद आपका जो अगला प्रश्न है, देखिए अब इसका अगला प्रश्न आ रहा है, वो देखो आपसे पूछ रहा है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास क्या होगा। ऑप्शन देख लिए, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपका ये प्रश्न संख्या है 6, पहले की छठी। देखो आपसे कह रहा है कि कोई व्यास है, कोई व्यास है मान लो, और व्यास किसका होगा, वृत्त का होगा। यानी कि ये वृत्त मान लो। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, यानी ये क्या हो गई इसकी त्रिज्या, और ये कितनी हो गई, 3.5। अब अपन बार बार इस चीज को पढ़ते हैं कि त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है, 2 गुना व्यास होता है। त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है, व्यास होता है। और दूसरा फैक्ट अपन ये भी पढ़ते हैं, व्यास की आधी जो होती है वो क्या होती है, त्रिज्या होती है, त्रिज्या होती है। यानी जो व्यास होगा, व्यास की आधी तो कौन होगी, त्रिज्या होगी, और त्रिज्या का 2 गुना कौन होगा, व्यास होगा। यानी एक बात बताओ, ये जब यहाँ से लेकर इसकी दूरी 3.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ भी तो 3.5 ही होगी ये, और ये पूरा क्या हो जाता है
व्यास, तो 3.5 और 3.5 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। देखो, तो जब अपना क्या करते हैं कि व्यास ज्ञात करना हो, जब क्या ज्ञात करना हो, व्यास ज्ञात करना हो, तो एक फॉर्मूला होता है, व्यास बराबर त्रिज्या गुणा 2। तो व्यास ज्ञात करना है, यानी त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर गुणा 2 बटे इसकी पॉइंट हटाए तो कितना लग गया भाई, पॉइंट का एक बनाए, एक अंक बाद में है तो 0 लगा दिया। 2 से कटा कितनी बार, 5 बार, और 5 से कटा कितनी बार, 7 बार। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो यानी 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास कितना होगा, 7 सेंटीमीटर का होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखो, अब अपना क्या पूछ रहा है कि बिंदु, जो अपना प्रश्न है ये, बिंदु -3,5 कौन से चतुर्थांश में होगा, -3,5 कौन से चतुर्थांश में होगा। देखिए, ठीक है, प्रश्न को देखते आगे कि आपका प्रश्न कह रहा है कितना, प्रश्न नंबर जो 7 है इसका, कि बिंदु ब्रैकेट -3,5 कौन से चतुर्थांश में होगा, कौन से चतुर्थांश, हिंदी बड़ी कमजोर है भाई, चतुर्थांश में होगा। ठीक है, देखो चतुर्थांश, अब देखिए -3,5 है, यानी अपने को एक चीज पता है कि जो ब्रैकेट में ये मान आता है, ये -3,5 है, वो इस वाले ब्रैकेट के मानने चलता है, x, y के मानने चलता है। देखिए, जो ये -3,5 है वो हमारे x, y के रूप में होता है। लेकिन अब हमने एक ग्राफ पढ़ी है, क्या पढ़ी है, ग्राफ पढ़ी है ना हमने खूब, यानी मान लो कि थोड़ी देर के लिए मैं ये ग्राफ बना दी, ठीक है, ये ग्राफ मैंने बिल्कुल आपके सामने, जैसे हम ग्राफ ज़्यादातर बनाते हैं वैसे मैंने नॉर्मल एक ग्राफ बना दिया आपके सामने। अब हम ग्राफ में क्या करते हैं, ये तो होता है जो कौन सा होता है, प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, ये होता है द्वितीय चतुर्थांश, ये होता है तृतीय चतुर्थांश, और ये होता है चतुर्थ चतुर्थांश। बिल्कुल ठीक है, ये होता है जो हमारा x होता है, ये होता है वो क्या होता है, x डैश होता है, ये होता है जो y होता है, और ये होता है जो क्या होता है, y डैश। अब मान लो कि मैं यहाँ पे 0 रहेगा, 1 2 3 4 5 लिख देता हूँ, इधर 1 2 3 4 5 6 लिख देता, -1 -2 -3 -4 लिख दिया, इधर भी -1 -2 -3 -4 और -5 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें यानी x की वैल्यू कितनी है, -3, और 5 किसकी वैल्यू है, y की, यानी x अक्ष पे -3 कहाँ दिखाई दे रहा है, यानी x वाला रेखाखंड तो ये रहा, -3 ये रहा गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल। y पे +5 कहाँ दिखाई दे रहा, ऊपर, यानी ये 3 5 के पास नहीं जा सकता, 5 3 के पास नहीं आ सकता, यानी ये दोनों लगभग यदि हम ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पे बनेगा। तो ये जो बिंदु है ये कौन से चतुर्थांश में पड़ रहा है, द्वितीय में, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा द्वितीय चतुर्थांश। कौन सा होगा, द्वितीय चतुर्थांश, कौन सा होगा, द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, इसका बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमारा जो आंसर अगला, वो अगला प्रश्न है आपका कि tan 45 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, देखो इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, यानी कौन से नंबर पे, 8वें नंबर पे, और आपका प्रश्न पूछ रहा है कि tan 45 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री का मान क्या होगा, यानी इसका बराबर में क्या आएगा यदि योग करता हूँ तो। देखो अपने को फिक्स पता है कि गुरुजी थीटा में किसी भी डिग्री का मान 1 नहीं होता, लेकिन 1 का होता है tan 45 का। तो tan 45 का मान कितना होता है, मैं इधर लिख देता हूँ
यानी इधर लिख देता हूँ tan 45 डिग्री बराबर 1 होगा और cot 45 डिग्री बराबर भी 1 होता है। यानी 1 + 1 और बराबर में आपका आंसर आ जाता है 2। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो अभी ले लो इसका। ठीक है, मैं दूर हट जाता हूँ, रुक गया थोड़ी देर के लिए, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लो। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। देखो, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कोष 90। अगला प्रश्न जो आपका 9वां प्रश्न है, कोष ब्रैकेट में है 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री ब्रैकेट का मान क्या होगा, आपका प्रश्न है। ठीक है, यानी कोस 90 माइनस डिग्री का मान क्या होगा। अपन ने बार बार पढ़ा है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। अपन ने ये भी पढ़ा है कि कोस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। देखो, इसको ऐसे ही हल करना है, यानी कोस 90 का 90 में से 48 गए तो कितने बचेंगे भाई, 90 में से 48 गए तो कितने बचे, 42। तो इसको मैं ऐसे नहीं लिखता हूँ, ऐसे नहीं लिखता हूँ, यानी कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या लिखूंगा, इसे साइन थीटा लिखूंगा। तो देखो भाई, कोस 90 माइनस 48 डिग्री, तो कोस है 90 का 90 और थीटा है जो थीटा है, यानी थीटा का मान यहाँ पर कितना है, 48 है। यानी अपना आंसर आएगा भाई कोस 90 माइनस थीटा। तो इस 48 को मैं क्या लिख देता हूँ, और थीटा बराबर 48 डिग्री। तो 48 जी कितना लिखूंगा, थीटा, यानी कोस 90 माइनस थीटा और बराबर क्या आता है, साइन थीटा। तो साइन में थीटा का मान कितना है, 48। तो अपना आंसर आ जाएगा साइन 48 डिग्री। यानी इसका आंसर आ जाएगा बिल्कुल सी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3, और आंसर क्या हो जाएगा, साइन 48 डिग्री। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक मैं अगला प्रश्न डेस्क में से निकाल लेता हूँ। यानी आपका जो अगला प्रश्न है, वो अगला प्रश्न है, वैसे इसको डायरेक्ट ही करवा देता हूँ क्योंकि फॉर्मूले वाला सूत्र है। देखो, आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से एक माध्य ज्ञात करने का सूत्र नहीं है। देखो, सिग्मा एक्स बटे एन भी है, सिग्मा एक्स प्लस ए एच बटे एन, ये नहीं है, तो यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, इसके बाद हमारा जो प्रश्न अगला, इससे आगे, यानी कि 11वें नंबर का, कौन से नंबर का, 11वें नंबर का जो हमारा प्रश्न है, वो कह रहा है कि निम्न का आप क्या कीजिए, बहुलक ज्ञात कीजिए। निम्न का आप क्या कीजिए, बहुलक ज्ञात करो। जो 11वें नंबर का प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्न का आप क्या ज्ञात कीजिए, बहुलक ज्ञात कीजिए। और आपको बहुलक ज्ञात करना है, यानी इन्होंने सारणी दे रखी है आपको, और जो सारणी मैं आपके सामने अभी बना देता हूँ। ये इस प्रकार इन्होंने कुछ आपको सारणी दे रखी है, सीधे नहीं खींच पा रहा हूँ लाइन। एक्स बटे एफ है 5, 7, 9 और 11, यानी 4, 8, 6 और 2। यानी इसका मतलब एक सीधी सी बात है कि जो ये 5 है ना वो 4 बार है, जो 5 है वो 4 बार है, वो 7 है वो 8 बार है, जो 9 है वो 6 बार है, और 11 है 2 बार। अब ये बताओ मुझे सबसे ज़्यादा अंक कौन सा आ रहा है। 5 तो कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। 7 कितनी बार आ रहा है, 8 बार आ रहा है। 9 कितनी बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है। 11 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। यानी 7 कितनी बार आ रहा है, 8 बार। यानी सबसे ज़्यादा बार अंक कौन सा आ रहा है, 7 आ रहा है ना। जो हमारा बहुलक होगा वो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी आपको सीधा करना है, नॉलेज होनी चाहिए इसके लिए। यानी जो हमारा सबसे ज़्यादा कौन होना है, 7 आ रहा है ना, कितनी बार, 8 बार। तो हमारा जो बहुलक होगा वो कितना होगा, 7 होगा।
ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। देखो मैं यहीं पे करा देता हूँ, ये है आपका प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो देखो प्रायिकता की बात कर रहा है तो प्रायिकता की थोड़ी नॉलेज ले लेते हैं अपन, शायद आपने नहीं पढ़ा होगा। प्रायिकता, ध्यान रखना, प्रायिकता प्रतिशत में आ सकती है, गुणा में भी आ सकती है, भाग में आ गई तो हम भाग भी दे सकते हैं, दशमलव में भी आ सकती है, लेकिन कभी भी प्रायिकता माइनस के साथ शो नहीं हो सकती। कभी भी प्रायिकता माइनस के साथ शो नहीं हो सकती है। यानी इसमें आपका आंसर देखिए, इसमें आपका आंसर है, यानी आपको ऑप्शन दे रखा है 2/3, बट्टे में भी आ रही है, -1.5। गुरुजी माइनस में नहीं आ सकती, परसेंट में भी आ सकती है, पॉइंट में भी आ सकती है, यानी कभी भी कोई भी प्रायिकता माइनस में नहीं आ सकती। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर। ठीक है। इसके बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि हमारे जो वीडियो डले उनके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और सबसे जल्दी मिले। और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि इससे हमारे उनको थोड़ा मोटिवेट होता है कि अच्छा लग रहा है, तो हम एक नई उत्साह के साथ और पढ़ाते हैं, अच्छा देने की कोशिश करते हैं। वीडियो को शेयर तो ज़रूर से ज़रूर कर दिया करो, ताकि किसी गरीब बच्चे की मदद हो जाए। और इसी के साथ थम्मा खमागणी, सत श्री अकाल, राम राम। और हमारे यूट्यूब चैनल LOKESH सर लोकेश सर या EDUCATIONHUBOFFICIAL, कृपया आप कॉल ना करें। अगर अत्यधिक जानकारी है तो कोई भी प्रश्न में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो मैथ में, तो आप 9828300231 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं एनी टाइम। आपको आपके 5 मिनट में आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा, विद अगर चाहो तो वीडियो या फिर फोटोग्राफी, कोई सा भी सॉल्यूशन आप जैसा चाहो वैसा आपको सॉल्यूशन मिल सकता है। गुरुकुल टीम की ओर से आप सभी का धन्यवाद दिल से। इसी के साथ बाय बाय, धन्यवाद, टाटा।